Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. अगर कल के टॉपिक में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी. किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है तो ये उसका जवाब दे दें फिर कि नहीं है कोई दिक्कत. नो मैम. No, ma'am. 2-3 बच्चे ही पढ़ने आते हैं क्लास में, बाकी तो बोलने ही नहीं है. No, it's clear. No, ma'am. ओके. तो आगे का है फेटलिस्ट और मटेरियलिस्टिक. ये आपको होमवर्क के तौर पर पढ़ना है. मैं आपको फेटलिस्ट और मटेरियलिस्टिक का मीनिंग बता देती हूँ. ये है आपका होमवर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको आपने खुद से पढ़ना है. फेटलिस्ट का मतलब वो होता है जो भाग्य पर डिपेंड करता है, कि जो देगा भगवान देगा, भाग्य पे पूरे जो भाग्य में लिखा होगा वो हमें मिल जाएगा, उस चीज पे डिपेंड करता है. उसको उन लोगों को बोलते हैं फेटलिस्ट. और मटेरियलिस्ट उनको बोलते हैं जो मटेरियल पोजेशन या मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंड करते हैं, कि उनको अच्छा सब कुछ अच्छा चीजें चाहिए होती हैं, अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, उन लोगों को बोलते हैं मटेरियलिस्ट. अब ये जो सोर्स 3 दे रखा है ये आपने खुद से पढ़ना है. प्रॉब्लम आएगी हम आपकी सॉर्ट आउट कर देंगे. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, मैसेज ऑफ महावीरा. यानी कि जो तीन दुनिया है उनके जो प्लेजर्स हैं, यानी कि आराम जो हमें यहाँ पे मिलते हैं दुनिया के अंदर, उसके अलावा जो चीजें हैं वो बताई जाएंगी. यहाँ पे मैसेज क्या था महावीरा का? बेसिक फिलोसफी जो थी जैना की वो ये थी, अभी भी एग्जिस्ट करती है नॉर्थ इंडिया के अंदर. यानी कि वर्धमान जो थे उनके महावीरा जिनको हम कहते हैं, उनका बेसिक नाम क्या था? वर्धमाना. ठीक है, उनके बर्थ से पहले ही ये चीजें थी जो फॉलो अप हो रही थी 6th सेंचुरी से पहले. जैना ट्रेडिशन के अनुसार महावीरा जो है वो 23rd मतलब सॉरी महावीरा के बाद में उनके पास में 23 और टीचर्स भी आए हैं जिनको बोला जाता था क्या? तीर्थंकारा. इसको मार्क कर लीजिएगा. यहाँ के टीचर्स जो थे जैना ट्रेडिशन के अंदर, जो टीचर्स होते हैं उनको तीर्थंकारास बोला जाता था. लिटरली those who guide men and women across the river of existence. यानी कि लिटरली वो व्यक्ति जो गाइड कर रहा है मेन और वेमेन को रिवर के किनारे. ठीक है, और एग्जिस्ट कर रहा है वो, उनके लिए बोला जाता है तीर्थंकारा. अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं. द बेसिक फिलोसफी ऑफ द जैनास वाज ऑलरेडी इन द एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमाना, हु केम टू बी नोन एज महावीरा. इसको मार्क कर लेना. ये आपसे पूछा जा सकता है, एक्सटर्नल के द्वारा भी पूछा जा सकता है. जो बेसिक फिलोसफी है जैना की, वो ये थी कि नॉर्थ इंडिया में महावीर के जन्म से पहले ही ये चीज चली आ रही थी. ये फिलोसफी जो है वो एग्जिस्ट करती थी इन द 6th century BCE. According to Jaina tradition, Mahavira was preceded by 23 other teachers or तीर्थंकारास, literally those who guide men and women across the river of existence. और ये जैना ट्रेडिशन के अनुसार महावीरा जो है उनके बाद में 23 अदर टीचर्स भी हुए हैं जिनको बोला जाता था तीर्थंकारास, और वो मेन और वुमेन को गाइड किया करते थे. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर महावीर का नाम क्या था? वर्धमाना. इसको मार्क कर लेना. किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर प्रीसीडेड का मतलब है महावीरा से पहले. प्रीसीडेड का मतलब है महावीरा से पहले 23 दूसरे तीर्थंकारास भी हुए हैं. लिख लेना प्रीसीडेड का मतलब. The most important idea in Jainism is that the entire world is animated. Even stones, rocks and water have life. अब इनके इम्पोर्टेंट आइडिया जो माना गया है जैनिज्म फिलोसफी के अंदर, जैना फिलोसफी के अंदर, वो ये है कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है? एनिमेटेड है, और हर किसी में जान है. यानी कि पत्थरों में जान है, रॉक्स में जान है, वाटर जो है उसमें भी जान है, उसकी भी अपनी लाइफ है. Non-injury to living beings, especially to humans, animals, plants, and insects, is central to Jaina philosophy.
यहाँ पर बोला गया है कि किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, जिससे कि लिविंग बीइंग्स जो है उनको, स्पेशली ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको भी हानि नहीं पहुंचानी है, हार्म नहीं पहुंचाना है किसी भी तरीके से। ये इनकी फिलोसफी के अंदर मेंशन है। In fact, the principles of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on the Indian thinking as a whole. और in fact जो सबसे बेसिक चीज है अहिंसा की, बिल्कुल भी नॉन वायलेंस वाली चीज जो है वो जैनिज्म से ही निकली है और उसने अपना एक इम्पोर्टेंट मार्क छोड़ा है इंडियन थिंकिंग के अंदर। According to Jaina teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped through karma. अब जैसा कि ऊपर हमने ब्राह्मणिकल आइडियाज के बारे में कल पढ़ा था कि उन्होंने कास्ट को लेकर के और जेंडर को लेकर के डिवीजन कर दिया था और उसी पे बेस्ड उन्होंने बोला था कि यही मेन सोर्स होता है कि आगे आपको रीबर्थ कैसा मिलेगा, यानी आपका दोबारा जन्म होगा तब आपको कैसा मिलेगा, या आपकी जन्म लेने की जो प्रक्रिया है उस पर असर होगा। उसके बिल्कुल ऑपोजिटली जैना के अंदर बोला गया है, यानी इनकी टीचिंग्स के अंदर ये बताया गया है कि जो जीवन लेने का जो साइकिल है या दोबारा से जन्म लेने की जो प्रोसेस है, उसका पूरा श्रेय जो है वो कर्म पे जाता है कि किस तरह के आपने कर्म किए हैं। उस चीज पर डिपेंडेंट है ये कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको जो है आगे जाकर के अच्छा जन्म मिलेगा, अदरवाइज जो है आपने जैसे कर्म किए उसके हिसाब से आपको भुगतना पड़ेगा सब कुछ। अब है एक्सटेसिज्म और पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। एक्सटेसिज्म का मतलब होता है वैराग्य, पेनेंस का मतलब होता है पनिशमेंट। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो उसका आपको पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, दंड जो है वो आपको झेलना पड़ेगा। और एस्टेसिज्म का मतलब है वैराग्य, यानी कि कोई संन्यास। ठीक है, एस्टेसिज्म का मतलब होता है संन्यास आपको लेना है, वो जरूरी है। अपने आप को ये जो कर्म है इसकी जो विधि है उससे अपने आप को फ्री करने के लिए बहुत जरूरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि संन्यास धारण करके आपने जो अपने पूर्ण कर्म किए हैं, अगर उसमें आपने कोई गलत काम किया है तो उसका दंड भुगतो और उसके बाद में अपना संन्यास जो है उसको फॉलो करो। अगर आपको ये कर्म की जो साइकिल है उससे अगर अपने आप को फ्री करना है और अगर आपको एनलाइटमेंट चाहिए तो। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? अभी पूछ लो अगर दिक्कत है तो। No, ma'am. No. It's clear. Okay, this can be achieved only by renouncing the world. Therefore, monastic existence is a necessary condition of salvation. Salvation वही चीज जो मैंने भी आपको समझाई थी कि इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए आपको यहाँ के जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उनको छोड़ना होगा। सारे जो आरामदायक चीजें होती हैं अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके एक ऐसा जीवन जीना होगा जो बहुत ही अनुशासन वाला हो। ठीक है, और उसके अंदर जो बेसिक चीज है वो देखी गई है साल्वेशन के, यानी कि साल्वेशन के लिए यानी मुक्ति के लिए ये जरूरी है कि आप इस चीज को फॉलो अप करें। ठीक है, यानी कि ये वैराग्य को अपनाएं और अपने किए हुए पुराने जो पाप हैं उनका भुगतान करें। उसके लिए जो भी नेसेसरी पनिशमेंट है वो दंड जो है उसको फॉलो करें और फिर उसके बाद में मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस यानी कि मोनेस्ट्री की जो लाइफ होती है मंक्स और नन्स वाली, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर जाकर के रहें और अपना जीवन जो है उस हिसाब से बिताएं। तब जाके आपको साल्वेशन मिलेगा यानी कि मुक्ति मिलेगी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Jaina monks and nuns took 5 vows to abstain from killing, stealing, and lying, to observe celibacy, and to abstain from possessing property. अब जैन monks और nuns जो हैं वो अपने क्या मानते थे? क्या उनका चलता था? उनका ये था कि किसी को मारना नहीं है, ठीक है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी है, रोकना है अपने आप को इस चीज से, किसी को मारने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से। और सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? ये जो एक वैसा वैराग्य वाली अविवाहित जीवन होता है उसको बोलते हैं सेलिबेसी, यानी कि आपको ब्रह्मचार्य अपनाना है और अपने आप को रोकना है किसी भी पोजेशन से, यानी कि किसी प्रॉपर्टी को अपने अंडर, यानी लोगों के अंदर बहुत वो होता है ना कि भाई उनको प्रॉपर्टी चाहिए होती है और उनको हक में लेना होता है कि हाँ मेरे पास में इतनी जमीनें हैं, मेरे पास कार है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है। उस भावना से बचना है, अपने आप को बचा के रखना है।
कोई प्रॉपर्टी आपके हक में नहीं होनी चाहिए। आप एक ब्रह्मचार्य का जीवन जियोगे, ना आप किसी को हानि पहुंचाओगे, ना आप चोरी करोगे, ना किसी से झूठ बोलोगे। ये 5 मेन चीजें जो हैं ये यहाँ के मंक्स और नन्स जो है वो लिया करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, क्लियर है? मैम आवाज सही नहीं आ रही आपकी। आवाज मैम सही नहीं। यस आयुषी, वापस से बोलिए। Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. Then what should I do? मैम योर वॉइस वाज नॉट क्लियर। Okay, is it clear now? Are you able to hear me? Yes, ma'am. यस मैम। अब ठीक है आवाज? अब सुनाई दे रहा है अच्छे से? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं ये वापस से रिपीट कर देती हूँ जो मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर बोला गया है कि जो ये जीवन है आपका, जो ये साइकिल होता है कर्मों का, कि आपने अच्छे काम किए, बुरे काम किए, इस चीज से आजाद होने के लिए, पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसा जीवन जिए जिसके अंदर जो ऐशो आराम की चीजें हैं उसको आप बिल्कुल त्याग दें। तब जाकर के आपको कहीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए, और हाँ, जो आपने कर्म किए हैं उसको आपने पूरी तरीके से, अच्छे कर्म किए हैं तो वेल एंड गुड, अगर बुरे कर्म किए हैं तो उनका जो भी दंड बनता है उसको आप अपनाएं, उसको पूरा मैम फिर से करें। कटने लग गई आपकी वॉइस। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो जैन मंक्स और नन है उनको 5 शपथ लेनी होती है, जिसके अंदर पहली होती है कि वो किसी को मारेंगे नहीं, कुछ चुराएंगे नहीं, मतलब ये सारी इंक्लूडेड है। किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, एक सेलिबेसी यानी कि एक ब्रह्मचार्य का जीवन जिएंगे, और साथ ही साथ उनको ये भी होता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को पोजेस नहीं करेंगे, यानी कि हक नहीं होना चाहिए उनके पास में किसी भी प्रॉपर्टी का। ठीक है, अपने अंडर यानी कि प्रॉपर्टी खरीद के रख लें और फिर अपने आप को मंक और नन कहलाएं, वो नहीं होगा। ये 5 चीजें इनकी मेन है। अब है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। अब जैनिज्म किस तरीके से फैला? ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के कई हिस्सों में धीरे धीरे जैनिज्म फैला है। लाइक द बुद्धिस्ट, जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस्ड अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। अब बुद्धिस्ट लोगों की तरह ही जैना स्कॉलर्स जो थे, जैसे बुद्धिस्ट स्कॉलर जो थे वो जाकर के इधर उधर स्प्रेड कर रहे थे ना चीजें कि हमारे टीचिंग्स जो है उससे अग्री करें, वैसे ही जैना स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने भी काफी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस यानी कई सारी भाषाओं के अंदर, जैसे प्राकृत, संस्कृत और तमिल के अंदर इस चीज को काफी फैलाया है, काफी प्रोड्यूस करी है लिटरेचर के अंदर उन्होंने अपनी टीचिंग्स। For centuries, manuscripts of these texts were carefully preserved in the libraries attached to temples. अब क्या होता था, कई सेंचुरीज पहले, सेंचुरीज से ही अब इनके जो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे जिसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ होता था, इन लोगों ने प्रॉपरली इस चीज को प्रिजर्व करा है उन लाइब्रेरीज के अंदर जो मंदिर से जुड़ी होती थी। पहले के जमाने में मंदिर से जोड़ करके भी लाइब्रेरीज बनाई जाती थी, तो उसमें इन लोगों ने अपनी चीजों को सेव करवाया है। समझ आया? जिनको भी आवाज सुनाई दे रही है उनको समझ आया? Yes, ma'am. ओके, ये जो बॉक्स है सोर्स 4, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है। Some of the earliest stone sculpture associated with the religious traditions were produced by devotees of Jaina Tirthankaras and have been recovered from several sites throughout the subcontinent. कुछ जो पहले के स्टोन स्कल्पचर्स जो जुड़े हुए थे इनके धार्मिक ट्रेडिशन से रिलेटेड, जो बनाए थे डिवोटीज ने, और वो किसके डिवोटीज थे, किसके भक्त थे? जैना तीर्थंकारास के थे, उनके डिवोटीज यानी जैना टीचर्स के, तीर्थंकारास के जो भक्त हुआ करते थे, उन्होंने ये चीज प्रोड्यूस करी थी स्टोन स्कल्पचर्स पर। वो रिकवर की गई हैं कई सारी साइट से पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ये पेज दिया हुआ है 14th सेंचुरी जैना मैन्यूस्क्रिप्ट का, जो लिखी गई थी, यानी इस तरीके से वो चीजें लिखी जाती थी, बाद में उसको अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया जाता था। समझ में आया? जिनको भी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, फिर है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एनलाइटमेंट? क्या होता है एनलाइटमेंट?
कोई गेस करना चाहेगा? गूगल करने की बजाय गेस कर सकते हैं आप लोग। नोबडी? किसी भी चीज को समझना, ठीक है। अब ये जो एनलाइटमेंट का प्रोसीजर है इसमें क्या है कि कैसे आपको, क्योंकि यहाँ के जमाने के लोग जो है वो ये कोशिश कर रहे थे ना कि जीवन के बाद क्या, मतलब ये जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है, मौत के बाद में क्या जीवन रहता है, बर्थ क्या है, रीबर्थ क्या है, तो उस चीज को जानने की जो इच्छा थी इनके अंदर वो बहुत ज्यादा प्रबल थी, उस समय में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो उससे ही रिलेटेड यहाँ चीजें बताई गई हैं कि कैसे इन्हें अपने आप को जागरूक कराया इन चीजों से। One of the most influential teachers of the time was the Buddha. सबसे important influential teacher जिनका बहुत प्रभाव पड़ा है उस जमाने में लोगों के ऊपर, वो थे बुद्धा। Over the centuries, his message spread across the subcontinent and beyond, through Central Asia to China, Korea and Japan, and through Sri Lanka, across the seas to Myanmar, Thailand and Indonesia. अब ये देखो कि ये क्योंकि सबसे influential teacher माने गए हैं, तो इनके जो मैसेजेस हैं वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में और उससे आगे भी जाकर के फैले हैं। अब वो जगहों के नाम दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ, सेंट्रल एशिया से चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका से म्यांमार और थाईलैंड और इंडोनेशिया तक। हाउ डू वी नो अबाउट द बुद्धा's टीचिंग? तो अब ये बुद्धा की जो टीचिंग्स थी इनके बारे में हमें कैसे पता पड़ा? These have been reconstructed by carefully editing and translating and analyzing the Buddhist text mentioned earlier. ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट की गई हैं, ध्यान से एडिटिंग की गई है, ट्रांसलेट किया गया है, फिर उसको आकलन किया गया, एनालाइज किया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट को, जो पहले हमने मेंशन, मतलब पहले हमने पढ़ा उसके बारे में। Historians have also tried to reconstruct details of his life from hagiographies. अब क्या है, हिस्टोरियंस जो इतिहासकार थे उन्होंने वापस से कोशिश करी है उनके जीवन की डिटेल्स को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की, और वो कहाँ से करी है उन्होंने? हेगियोग्राफीज या हेजियोग्राफीज, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से इट, ठीक है, उससे। अब इसका आपको साथ में ये दे रखा है, हेगियोग्राफीज का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे एक्सटर्नल भी पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेगियोग्राफी, तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़ना और याद रखना, और इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। हेगियोग्राफी इज अ बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। अब ये क्या होती है? बायोग्राफी जीवनी होती है किसी भी संत की या किसी भी रिलीजियस लीडर की। हेगियोग्राफीज ऑफन प्रेज द सेंट्स अचीवमेंट्स एंड मे नॉट ऑलवेज बी लिटरली एक्यूरेट। हेगियोग्राफीज के अंदर अक्सर क्या होती है? तारीफ करती हुई चीजें होती हैं कि उन जो संत हुए हैं उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करी हैं या क्या क्या उन्होंने चीजें करी हैं, उनकी बड़ाई करते हुए ये बनी हुई होती है ना, इसके अंदर बेसिकली वही चीजें मेंशन होती है। इसीलिए कई बार ये चीजें जो हैं कई बार लिटरली एक्यूरेट नहीं होती है, ये सही नहीं हो इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। they are important because they tell us about the beliefs of the followers of that particular tradition. ये हमारे लिए जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये हमें उस जमाने के लोगों के जो विश्वास थे, जो लोग इस चीज उन सेंट को या उन रिलीजियस लीडर को फॉलो किया करते थे, वो क्या क्या उस चीज में विश्वास रखते थे, उस चीज की जानकारी हमें इससे मिलती है। समझ में आया जिनको भी मेरी आवाज आ रही है? हेगियोग्राफी, Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. अब इन्होंने जो हिस्टोरियंस थे इन्होंने इसी हेगियोग्राफी से बुद्धा की लाइफ को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है। Many of these were written down at least a century after the time of the Buddha in an attempt to preserve memories of the great teacher. हमने जैसे कि चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था कि बुद्धा के जीवन के बारे में उनकी मृत्यु के बाद में लिखा गया है, यानी उनकी डेथ के बाद में लिखा गया है। जब वो जीवन जी रहे थे, when he was alive, तो इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो इसमें यही बताया गया कि कई सारी चीजें जो हैं एक सेंचुरी के बाद में, एटलीस्ट एक सेंचुरी के बाद में इनके बारे में लिखी गई है कि ये कितने अच्छे टीचर रहे हैं, इनकी यादों को सहेज कर रखने के लिए। अकॉर्डिंग टू दीज ट्रेडिशंस सिद्धार्था एज द बुद्धा। अब इन्हीं ट्रेडिशन के अनुसार सिद्धार्थ, जिनका असली नाम जो है सिद्धार्थ था बुद्धा का, was named at birth, was a son of a chief life of Sakya clan. अब ये क्या थे? ये इनका जन्म हुआ था, तब इनका बुद्धा का जब जन्म हुआ था तो इनको नाम दिया गया था सिद्धार्थ, और ये किसके बेटे थे? जो चीफ हुआ करते थे साक्या क्लैन, उनके बेटे थे। He had a sheltered upbringing within the palace. इनकी upbringing यानी इनकी परवरिश जो है वो पैलेस के अंदर ही की गई है, ठीक है।
ये बाहर नहीं जाते थे। इंसुलेटेड फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ, और इनको इसलिए अंदर रखा गया था, इनकी परवरिश पैलेस के अंदर ही इसलिए की गई थी क्योंकि जो बाहर की क्रूअल रियलिटी थी, यानी कि जो सच्चाई जो थी बहुत ही हार्श थी, उससे बचा करके रखने के लिए इनका जीवन जो है काफी समय तक पैलेस में ही बीता है। One day he persuaded his charioteer to take him into the city. एक दिन इन्होंने अपने charioteer यानी कि जो घुड़सवारी करता है ना, वो रथ जो चलाता है, उसको बोला कि मुझे शहर में लेके चलो। His first journey into the world outside was traumatic. जब इन्होंने पहली यात्रा करी, दुनिया बाहर देखी, सिटी जो इन्होंने बोला अपने charioteer को देखने के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा ट्रोमेटिक थी, यानी कि ये जो इनको रियलिटी थी जब इन्होंने देखी तो उससे ये बहुत ज्यादा घबरा गए, ट्रोमेटिक फील करने लगे। He was deeply anguished when he saw an old man, a sick man and a corpse. और ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और बहुत ज्यादा अंदर तक हर्ट हो गए जब इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मुर्दा जो डेड बॉडी है उसको देखा। He realized in that moment that the decay and the destruction of the human body was inevitable. इन्होंने उस समय ये समझा, इस क्षण इनको ये समझ में आया कि किसी भी चीज का सड़ना, खराब होना, खत्म होना, स्पेशली ह्यूमन बॉडी का, वो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, यानी कि उससे कोई भी बच नहीं सकता। ठीक है, भले वो पैलेस में रहे या कहीं पे भी रहे, ये तो होना ही है। He also saw a homeless mendicant who it seemed to him had come to terms with old age, disease and death and found peace. इन्होंने एक गरीब को भी देखा, ठीक है, होमलेस गरीब था, मतलब कि उसके पास में घर नहीं था, तो उसको भी देखा और इनको ये समझ में आया कि भाई वो ओल्ड एज में आया, बीमार पड़ा और फिर उसको मृत्यु मिली और मृत्यु के बाद उसको शांति हासिल हुई। ये चीज भी इन्होंने ऑब्जर्व करी। Siddharth decided that he too would adopt the same path. तब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये भी उस राह पे ही चलेंगे। Soon after he left the palace and set out in search of his own truth. और जल्दी ही फिर उसके बाद इन्होंने ये जो सारे वाक्य यहाँ पर हुए, उसके बाद में इन्होंने अपना घर, अपना पैलेस छोड़ दिया और ये सच की राह पर चलने लगे, यानी कि ढूंढने लगे कि इनके जीवन का असल मतलब क्या है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नहीं आया। नहीं No, आया? ma'am. अब देखो बुद्धा बने कैसे, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक पहले नॉर्मल व्यक्ति था, सिद्धार्थ उनका नाम था, ठीक है। जन्म के समय वो एक साक्या क्लैन के चीफ के यहाँ पर पैदा हुए थे और वहां पर उनकी जो परवरिश है, जैसे आप लोग तो क्या है, आपको स्कूल भेजा जाता है और आपको बाहर की रियलिटी से पूरा अवेयर कराया जाता है, उसी तरीके से इनके साथ में बिल्कुल डिफरेंट हुआ। इनको सिर्फ महल में ही रखा गया, वहीं पे इनकी स्कूलिंग या इनको शिक्षा दी गई, बस महल में ही खेलना है, महल से बाहर नहीं जाना है। सब ये बताया गया कि शुरुआत से ये बताया गया कि दुनिया बहुत अच्छी है, सब खुश हैं, सब कुछ अच्छा होता है, बुराई कुछ है ही नहीं। कुछ रियलिटी से इनको बिल्कुल भी अवेयर नहीं कराया गया कि असल में जीवन में तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें किस तरीके से फेस करनी होती है। एक समय के बाद में व्यक्ति बुजुर्ग होता है, उसको बीमारियां लगती हैं, फिर वो उसको मृत्यु मिलती है, उसके बाद में उसको मुक्ति मिल जाती है और वो पीस ढूंढ लेता है। वो चीजें इनको बताई ही नहीं गई थी। तो जब इनका मन हुआ एक दिन और इन्होंने मौका देखा और फिर इन्होंने अपने रथ चलाने वाले को बोला कि मेरे को बाहर शहर दिखा के लाओ कि बाहर की दुनिया है कैसी, मुझे वो देखना है। तो ये जब बाहर निकले, क्योंकि तब तक ये बड़े हो चुके थे, कोई इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला था नहीं, तो जब ये बाहर निकले तब इनको एहसास हुआ, जब इन्होंने पहली बार दुनिया देखी तब उस यात्रा में इनको समझ में आया। इन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और एक मुर्दा शरीर इन्होंने देखा, ठीक है। तब इनको समझ में आया, उस मोमेंट इनको समझ में आया कि जीवन तो कुछ भी नहीं है, जीवन में हमें आना है, हमने फिर धीरे धीरे बुजुर्ग होना है, फिर हमें बीमारी लगती ही है नॉर्मली, और उसके बाद में हमारा ये जो शरीर है ये खराब होकर के, सड़ करके खत्म हो जाएगा और इस पूरे साइकिल से बचना इम्पॉसिबल है। तब इनको समझ में आया कि जीवन में ये सब भी है, सिर्फ पैलेस के अंदर रहने से सब अच्छा जो है वो ही सच नहीं है, असल सच्चाई तो ये है, असल ट्रुथ तो ये है। उसके बाद इन्होंने एक ऐसे गरीब को देखा जिसके पास में घर नहीं था,
वो बीमार था और उसके बाद में उसको बीमारी भी लगी हुई थी और फिर वो मर गया और मरने के बाद में उसको शांति जो है वो मिल गई। ठीक है, उसने शांति हासिल कर ली। मरने के बाद में ये बोलता है ना, मुक्ति मिल गई, शांत हो गया शरीर। तो वही चीज यहाँ पे हुई। तब सिद्धार्थ यानी कि जो बुद्धा थे, वो बुद्धा की राह पे कैसे चले वो बताया गया है और बोला गया है कि फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी लेविश लाइफस्टाइल जो है वो छोड़ दूंगा, यानी मैं पैलेस के अंदर, महल के अंदर जो आराम से जी रहा हूँ वो बिल्कुल छोड़ दूंगा। और फिर मैं वो छोड़ते ही इन्होंने सोचा कि मैं भी अपने जीवन का सच जो है वो जानना चाहता हूँ कि असल में मुझे जीवन मिला जो है, ये इस इंसानी जन्म जो मैंने लिया है उसका असल मायने क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है मेरे जीवन का, वो ढूंढने की राह पे ये निकल गए। यही बताया गया है। समझ में आया? यस मैम। ओके, Yes, सो ma'am. दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे यस मैम। और इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स जो है आप इकट्ठी कर लीजिएगा। वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।